नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स देखेंगे। इग्नू का हम एक पूरा का पूरा बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आसानी हो इस सब्जेक्ट को समझना। उन्होंने अगर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ले ली है, 11th-12th में उनके पास नहीं थी अगर, और ले ली है उन्होंने ग्रेजुएशन में, तो पूरा हम बेस क्लियर करते हुए चलेंगे। बिकॉज बेस क्लियर करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा और आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आखिर इकोनॉमिक्स क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बेस क्या है, मीनिंग क्या है इसका, ठीक है, और इसमें जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, आप देखते होंगे किसी भी बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी जाती है। तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो हम इंट्रोडक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपका क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। उसके बाद हम डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, ठीक है, दूसरे यूनिट में। और फिर हम सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखेंगे। फिर डिमांड एंड सप्लाई देख की प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस देखेंगे। फिर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे धीरे धीरे। बट सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इसमें हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है, आखिर इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स हैज बीन वेरियसली डिफाइंड। इकोनॉमिक्स की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, इसको बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो जो सैमुअल्सन थे, जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे सैमुअल्सन, उन्होंने कुछ अलग तरीके की डेफिनेशंस दी हैं इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। Analyze how a society's institution and technology affect price and allocation of resource among different use। तो अगर हमें कोई भी सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन या टेक्नोलॉजी, हमारे जो किसी भी टेक्नोलॉजी का जो प्राइस है वो किस तरीके से रिसोर्सेज को, उनके एलोकेशंस को इफेक्ट कर रहा है, अलग अलग तरीकों से अगर हम यूज करते हैं, इस चीज को हम एनालाइज कर सकते हैं अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो हम देखते हैं वो भी इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। एक्सप्लोर द बिहेवियर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक प्राइस। तो हम फाइनेंशियल मार्केट का जो बिहेवियर समझते हैं वो भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। इंटरेस्ट रेट जो उनका बढ़ता घटता है और उनके जो प्राइस होते हैं स्टॉक के, तो उनका जो बिहेवियर अगर समझना है तो भी हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके हम बिहेवियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सजेस्ट वेज दैट पुअर कैन बी हेल्प्ड विदाउट हार्मिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को समझ सकते हैं, जैसे आपकी जो भी इनकम है उसको किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करें कि किसी की मदद हो जाए, ठीक है। अलग अलग वेज आपको समझाए जाते हैं, अगर आप उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि बिना मतलब आपको परेशानी आए हुए किसी की मदद हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअली हम बजट को देखते हैं, तो बजट जो बनाया जाता है वो भी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। बजट किस तरीके से बनता है, एक इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वहां से एक इनकम आती है, तो इतना पैसा इधर खर्च करना है, इतना पैसा इधर खर्च करना है, पूरा बजट बना के हम निकाल सकते हैं एक जगह पे। तो इसके लिए भी हम इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। फिर बात आती है स्टडीज द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की स्टडी के लिए एग्जामिन द monetary policy can be used to moderate the swings unemployment and inflation, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके हम देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे कंट्री में है या फिर इन्फ्लेशन जो है बढ़ घट रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है अपने कंट्री पे। ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, अगर महंगाई बढ़ रही है तो किस तरीके से मार्केट कंट्रोल हो रहा है, मनी का फ्लो जो है वो किस तरीके से रुक रहा है, ज्यादा हो रहा है, रिसेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में, यानी कि मंदी आ रही है। और मंदी अगर आ गई है तो किस तरीके से मंदी को कंट्रोल किया जाए, अगर महंगाई आ गई है तो महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से समझा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, ये सारा जो टॉपिक है वो हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं, ठीक है।
स्टडीज द पैटर्न ऑफ ट्रेड, ट्रेड का जो पैटर्न है उसकी स्टडी करते हैं। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स का जो भी इम्पैक्ट होगा अपनी कंट्री पे उसके बारे में हम देखेंगे। लुक एट ग्रोथ एंड डेवलपिंग कंट्रीज प्रपोजेस वे टू एनकरेज द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज होगी वो किस तरीके से मतलब रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज कर सकती है, उनको किस तरीके से एनकरेज किया जा सकता है। ठीक है, हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन बी यूज्ड टू परस्यू इंपॉर्टेंट गोल सच एज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एफिशिएंट यूज रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकती है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज किस तरीके से हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे आ सकती है कंट्री में, ठीक है, या फिर प्राइस स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है, और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहाँ पे कितना पैसा आपको खर्च करना है। ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे हम इन तरीकों से सिमुलसन ने कहा है कि हम इन पॉइंट से इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का क्या मतलब है? स्कार्सिटी का मतलब है किसी चीज की कमी अगर हो जाती है, यानी कि अगर आपके पास लिमिटेड कोई चीज है, ठीक है, तो वहां पे स्कार्सिटी आ जाती है। स्कार्सिटी लाइज एट द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब स्कार्सिटी जो है वो जड़ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, रूट है एकदम, है ना। जहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी हम वहां पे यूज देखेंगे। तो जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे इसका यूज करना भी सीख जाएंगे। अनलिमिटेड वांट्स और एंड्स, आपको पता है जो मनुष्य है उसकी जो इच्छा है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, उसके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, आपके पास मान लीजिए आपके पास 100 रुपए होंगे और आप सोचेंगे इसमें हम गोलगप्पे भी खा लें, हम कपड़े भी खरीद लें, हम इसको फीस भी भर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें तीनों में से कोई एक ही काम हो सकता है। 100 रुपए काफी कम हो गया तो 1000 रुपए मान लीजिए, 1000 रुपए, ठीक है, तो इसमें भी तीनों में से कोई दो ही काम हो सकते हैं, तो दो जो इंपॉर्टेंट काम होंगे वही हो सकते हैं, है ना। तो हमारे जो वांट्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते, तो इसीलिए अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो कहे गए हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चूज करना होता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्केयर रिसोर्सेज और मीन, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं उनकी कमी है, वो लिमिटेड है। हाउ एवर स्केयर मीन्स अल्टरनेटिव यूज, यानी कि स्केयर मीन्स यानी कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में टी एक कंपनी की है, अगर वो खत्म हो रही है, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो आप किसी और कंपनी की खरीद सकते हैं, या फिर टी से आप कहाँ पे कॉफी पे मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेट जो है वो मार्केट में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है स्केयर मीन्स अल्टरनेटिव यूज, उसकी जगह कुछ और यूज हो सकता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स रिक्वायर्स रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड इन रिलेशन टू रिक्वायरमेंट्स, है ना। रिक्वायरमेंट्स जितनी है उस हिसाब से जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो काफी लिमिटेड है। द रिसोर्स देयरफॉर नीड टू बी एलोकेटेड अमंग डिफरेंट यूज कोऑर्डिनेट मैनर, एवरी इंडिविजुअल एंड इकोनॉमी हैज टू डिवाइस द मैकेनिज्म फॉर दिस। इसमें सिंपल सी यही चीजें हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे, और लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से आप यूज करेंगे, कैसे आप अपने अल्टरनेटिव को चूज करेंगे, यही चीजें हैं मेनली। इसमें हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम इसको। मान लीजिए आपके पास हाँ, तो हमें यहाँ पे यही चीजें देखनी होती है कि दो इश्यूज को अगर हम फॉलो अप कर लेते हैं। इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन पूरी मिलनी चाहिए। लाइंग डाउन द प्रायोरिटीज ऑफ वांट्स टू बी सेटिस्फाइड, अपनी प्रायोरिटीज को नीचे गिरा के हम अपने वांट्स और सेटिस्फेक्शन को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो every economy has to solve the basic problem of scarcity means in relation to ever increasing and varied wants. The means of wants can be combined alternative ways.
है ना, अलग अलग तरीके से होती है। मान लीजिए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 1000 रुपीज है आपके पास। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप मार्केट गए, आपको कपड़े लेने हैं, ठीक है, क्लोथ्स लेने हैं। दूसरी क्या होगी, आपको फी भी जमा करनी है, फी भी सबमिट करनी है। थर्ड आप सोचेंगे कि हम वहां से कुछ खा पी भी लें, खाना पीना भी कुछ खा लें वहां पे, या पार्टी दे दें, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लें। तो अब आप देखिए 1000 में अगर आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप फी पे करेंगे या पार्टी देंगे, या फिर आप कपड़े ले लेंगे और फी पे कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लोथ्स की ज्यादा नीड है तो आप क्या करेंगे, या तो क्लोथ्स ले लेंगे और फी पे कर देंगे, या फिर पार्टी दे देंगे और फी पे कर देंगे, क्योंकि फीस तो पे करनी है आपको। तो यहाँ पे आ जाता है स्कार्सिटी, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि आपके पास रिसोर्स जो है 1000 रुपीज जो है ये लिमिटेड है, इसका आप और कहीं यूज नहीं कर सकते, मतलब इसके अलावा आपके पास और पैसे नहीं है, यानी कि ये लिमिटेड है इसी वजह से, ठीक है। फिर आता है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन implies to the transformation of various inputs into output there by increasing the wants satisfying capacity of inputs। प्रोडक्शन का क्या मतलब है, किसी भी गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट से आउटपुट में, इनपुट इनटू आउटपुट, जिससे कि इंक्रीजिंग वांट्स एंड सेटिस्फाइंग कैपेसिटी जो रहे इनपुट का। यानी कि अगर कोई भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो ह्यूमंस की वांट्स हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि कोई भी आप चीज अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे किसी की जो वांट्स है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, अब क्या प्रोड्यूस करें ये चीज कैसे जान सकते हैं। एन इकोनॉमी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्स टू प्रोड्यूस एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय इट, यानी कि सभी चीजों की यहाँ पे जरूरत होती है, ठीक है। तो सेलेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट मस्ट बी, यू मस्ट बी सेलेक्टिव एंड डिसाइड, और व्हाट टू प्रोड्यूस, नॉट व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं प्रोड्यूस करना है। तो अगर यहाँ पे भी क्या हो जाता है, यहाँ पे भी डिसीजन लेना पड़ जाता है, जैसे यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि 1000 अगर रुपीज है तो इन तीनों में से क्या करें, सेलेक्टिव होना है। यहाँ पे भी आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करे और क्या नहीं प्रोड्यूस करे, ठीक है। इफ सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, to that extent there will be no longer available for production of y, है ना। कुछ फैक्टर्स जो है वो x के प्रोडक्शन पे अवेलेबल हैं और कुछ जो फैक्टर्स हैं वो y के प्रोडक्शन पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें देखनी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हम देख के उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में डिमांड किसकी है एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको डिटेल में एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन करना कैसे है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक इंडिविजुअल अगर प्रोड्यूसर होगा तो वो डिसाइड करेगा टेक्निक के बारे में ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे करें, उसकी टेक्निक के बारे में। प्राइस एंड प्रोडक्टिविटीज ऑफ अल्टरनेटिव इनपुट्स, ठीक है, जैसे कि लेबर, कैपिटल, इनके बारे में। जब प्रोडक्शन करना है तो लेबर भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, ठीक है, मनी भी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तभी हम कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारे पास सारी चीजें होनी चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं। द रिलेटिव प्राइस ऑफ लेबर एंड कैपिटल, द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ टू इनपुट्स, तो ये सारे इनपुट्स हमें पता होने चाहिए तभी हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और तीसरी बात आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो जिसके लिए प्रोड्यूस करना है सबसे पहले उनके जो नीड्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्या उनकी जरूरतें हैं, ठीक है।
सोसाइटी जो है बहुत मतलब बहुत सारे लोगों की है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स। अब ये जितने जो हैं ये all the output of consumption goods and services is ultimately meant for their use। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इन्हीं के यूज के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो जितने भी ईच इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हैज टू बी डिटरमाइंड एंड ऑल्सो द क्वांटिटीज ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा उनकी क्या वांट्स हैं, क्या नीड्स है, जिनके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे कस्टमर होंगे, जो हमारे कंज्यूमर होंगे। आप अगर प्रोडक्शन करेंगे तो आप हो गए प्रोड्यूसर, और जो आपसे बाय करेगा वो होगा आपका कंज्यूमर। तो आप पहले देखेंगे वूम टू प्रोड्यूस, मतलब हम किन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं। उसी हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस चीज की प्रोडक्शन करनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, और जब आप डिसाइड कर लेंगे कि हमें प्रोडक्शन किस चीज की करनी है, उसके बाद हम सोचेंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोडक्शन करना कैसे है। ठीक है, पहले किसके लिए करना है, फिर क्या करना है, और फिर कैसे करना है। अब यहां पे बात आती है, देखिए मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोडक्टिव रिसोर्स जो होता है वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। ठीक है, मतलब प्राइवेटली यानी कि किसी एक आदमी का होगा, ठीक है, जिसने उसके लिए पे किया है। दे आर सोल्ड बाउट एंड हायर्ड लाइक एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो उसको बेचा जाता है या फिर हायर किया जाता है या फिर खरीदा जाता है। तो जो प्रोडक्टिव रिसोर्स का जो प्राइस होगा वो डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्स के द्वारा। ठीक है, उसी हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई होती है। आप देखते हैं जब प्राइस जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड जो होती है वो कई बार डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे ही डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा, फिर डिमांड जो होगी वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही प्राइस गिरेगा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है। Whenever it is performed to be employed by a producer, he has to pay for its market price to its owner। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर की बात होती है तो वो मार्केट प्राइस को पे करता है, ठीक है, उसके ऑनर को। इट इज फॉर ऑनर टू सप्लाई टू द मार्केट विद होल्ड इट, यानी कि जो भी ऑनर होगा वो सप्लाई करता है मार्केट को। द इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल अंडर द कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट्स ऑफ different productive resources owned and supplied by him the market and their respective price। ठीक है, तो जिनकी भी इनकम जो है, जिस भी इंडिविजुअल की, द इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल अंडर दीज कंडीशन, तो जिनकी जो इंडिविजुअल है उनकी जो इनकम है वो इन्हीं पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर मार्केट में लोग अगर तैयार हो जाए कि हम इससे ज्यादा प्राइस नहीं देंगे, इस गुड का इससे ज्यादा प्राइस नहीं देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय होगा उसकी भी इनकम लो होगी। ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस जो है, इसका पैसा तो मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो हम आपको सैलरी कहाँ से देंगे। तो जो प्रोड्यूसर होगा उसको सारी चीजें देखनी पड़ती है। एम्प्लॉय का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा, मशीनरी, लैंड, लेबर, जो चीजें उसने खरीदी है उन पे जो पैसा लगा है वो भी देखना है, और एम्प्लॉय को जो देखना है, एम्प्लॉय को जो देना है वो भी देखना है। साथ में रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स भी तो बाय करनी है, और उसको साथ में अपना प्रॉफिट भी रखना है। तो ये सारी चीजों को पे करने के बाद, पे करने के बाद वो प्राइस डिटरमाइन करता है। ठीक है, फिर प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की क्या प्रॉब्लम आती है। Every economy seek to increase in stock of capital to increase its production capacity, thereby generate more income। ठीक है, अब जितना भी इकोनॉमिक होगा वो स्टॉक ऑफ कैपिटल उसको बढ़ाएगा, तो अपने आप जैसे उसका कैपिटल बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर उसकी क्या होगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा ना तो उसकी सेलिंग बढ़ेगी, यानी कि लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो फिर उसका इनकम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, द जनरेट इनकम इन सेविंग, वाई, वाई यानी कि इनकम इज इक्वल टू
C प्लस S, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C एंड सेविंग S। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद आता है चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स क्या होती है? प्राइवेट गुड्स वो होती है जो किसी एक पर्सन या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन जिन्होंने उसके लिए पे किया है, उनके द्वारा ओन की जाती है। ठीक है, वो ही इसको यूज कर सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं है कि कोई भी उसका इस्तेमाल कर ले। तो वो हो गई प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं? जैसे आपकी कार हो गई, आपका घर हो गया, ये सब क्या है? प्राइवेट गुड्स, जिसका मतलब किसी और को कोई अधिकार नहीं होता इस्तेमाल करने का, जिसने उसके लिए पे किया है वो यूज कर सकता है। पब्लिक गुड्स क्या हो गई? जो सभी यूज कर सकते हैं, चाहे उसके लिए उन्होंने नहीं भी पे किया हो या फिर चाहे टैक्स के रूप में उन्होंने थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली पे किया हो। जैसे कि डिफेंस सर्विसेज जो हो गई, वो हो गई पब्लिक गुड्स। ठीक है, आर्मी पुलिस की सुरक्षा हम सब ले रहे हैं, आर्मी की सुरक्षा हम सब ले रहे हैं, रोड। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? पब्लिक गुड्स। अब प्रॉब्लम ऑफ मैरिड गुड प्रोडक्शन। मैरिड गुड क्या होते हैं? मैरिड गुड वो गुड्स होते हैं जिनके कंजम्पशन के लिए, और हाईली डिजायरेबल गुड्स भी कहा जाता है उनको, मतलब जो यूज करता है उसके लिए भी बेनिफिट होता है और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट होता है। मैरिड गुड वो होते हैं जैसे कि हेल्थ एंड एडुकेशन। एडुकेशन, ठीक है, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। तो आप यूज करेंगे, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा एंड सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैरिड गुड्स कहा जाता है। और साथ ही ये हेल्थ भी देख सकते हैं हम। हेल्थ, हेल्थ ये गुड अगर आप यूज करेंगे आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और सोसाइटी के लिए भी होगा। डॉक्टर्स को भी इनकम होगी इससे। ठीक है, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। तो ये सारे हो गए मैरिड गुड्स। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं मैरिड गुड में हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, तो अब आते हैं फिर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीसी कर्व का। इसके अजम्पशंस आप देख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अगर मतलब मान लीजिए कि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चांसेस होते हैं इससे बनने के क्वेश्चंस। The country has to choose between alternative combination। मतलब पीपीसी कर्व में हमेशा दो गुड्स होते हैं और उन दोनों गुड्स में से चुनना होता है। ठीक है, सिर्फ दो गुड्स हम रख सकते हैं उसमें। The country has to choose between alternative combination of only two goods। सिर्फ दो गुड्स रख सकते हैं, चाहे वो दो गुड्स कुछ भी हो, चाहे राइस हो, व्हीट हो, एलईडी हो, कंप्यूटर मॉनिटर हो, या फिर कुछ भी हो। All productive resource of country are taken as given, so is the state technology, no change are make in them। ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होंगे कंट्री के वो दिए रहेंगे, मतलब उसका यूज किया जा सकता है इसमें। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें निकालना है, जिसमें हम कंफ्यूज हैं, मतलब किसका प्रोडक्शन करें। ठीक है, ये किसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। फुली एम्प्लॉयड होगा यानी कि अगर हमने लिया है व्हीट एंड राइस, दो दो का पीपीसी कर्व अगर हम बनाते हैं तो व्हीट का भी यूज होगा, राइस का भी यूज होगा, यानी कि दोनों का पूरा पूरा इस्तेमाल होगा, कोई चीज वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, देयर इज नो वेस्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कि यूटिलाइजेशन भी पूरा पूरा होगा। द प्रोडक्टिव रिसोर्स आर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। ठीक है, और दोनों गुड्स जो है वो सुटेबल होने चाहिए। ठीक है, प्रोडक्टिव रिसोर्स के अकॉर्डिंग। सच अ शिफ्ट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट गुड एंड इंक्रीज द अदर। तो इसमें जो होता है वो शिफ्ट आ सकता है, जो कर्व है वो लेफ्ट या फिर राइट शिफ्ट हो सकता है, तो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है प्रोडक्शन का। यानी कि अगर राइट शिफ्ट होगी तो गुड एक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा उसका प्रोडक्शन, राइट लेफ्ट शिफ्ट होगा तो गुड वाई का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके का हम अभी देखेंगे। No factor of production is considered to be specific in the production of the good alone। ठीक है, inappropriate for the production of other।
जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंसीडर किया नहीं किया जा सकता है किसी को भी, ठीक है, एक गुड के लिए अकेले अकेले एक गुड के लिए नहीं कर सकते हैं। दोनों गुड्स की बात होगी यहाँ पे। वी कंसीडर द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स ओनली इन फिजिकल टर्म। हम इसको फिजिकल टर्म में ही कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं कर सकते, हम फिजिकल टर्म में ही कंसीडर इसको कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं पीपीसी कर्व जो बना हुआ है,